आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूक्लियर पावर की हम बात करेंगे। मिंट का ये बहुत ही शानदार आर्टिकल है। बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ, इसकी क्या ही पीडीएफ लेंगे आप। तो देखिए, न्यूक्लियर पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप देख ही रहे हैं कि पावर और एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में है। ये सिर्फ भारत में नहीं, भारत में कोल क्राइसिस है। भारत का जो 75% डिमांड है वो कोयले से पूरी होती है। बिजली कोयले से बनती है। नेशनल थर्मल पावर एनर्जी एनटीपीसी कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी के पास जो है वो कोयला जाता है। बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, उसके बाद कोयला आप तक आता है, घर तक। और वो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं ना, वो उसके बाद बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, उसको कम करके वो आपके घरों में भेजता है। तो ऐसे सब कुछ चलता है। लेकिन भारत में कोल क्राइसिस आप देख ही रहे हैं और ये चलेगी अभी। अच्छी बात यह है कि सर्दियां आ रही हैं तो हम बिजली को कम यूज करते हैं। लेकिन इससे क्या हम बढ़िया कैजुअल हो जाए? नहीं, बिल्कुल भी कैजुअल नहीं होंगे हम। क्योंकि ये जो कोल प्रॉब्लम है चलने वाली है। एक तो हम डिमांड एंड सप्लाई को मीट नहीं कर पाया। देखिए, हमारी 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से आधे से ज्यादा ठप्प पड़े हुए हैं कोल की वजह से। हमको 21 दिन का रिजर्व जो है वो मेंटेन रहता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ ही नहीं। ये लोग एंटिसिपेट ही नहीं कर पाए कि इतनी बड़ी क्राइसिस होने वाली है। फिर एकदम से जब सब कुछ खुला तो कोल की जितनी जरूरत थी वो आ नहीं पाया। मॉनसून की वजह से माइंस में पानी भर गया तो वहां से प्रोडक्शन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद चाइना जो है, जो कंज्यूमर भी है और एक्सपोर्टर भी है, वो दोनों चीजें करता है, उसने कोल को बेचना बंद कर दिया। जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भी कोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, जिसकी वजह से कोल क्राइसिस का जन्म होता है। तो भाई, इसका अल्टरनेटिव क्या है? हम यूरोप में देख रहे हैं, हम चाइना में देख रहे हैं। चाइना में तो भयंकर कटौती हो रही है भाई बिजली की। कभी देखा नहीं इतनी ज्यादा। सबसे बड़ी दिक्कत है, वी हैव टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि दीज आर नॉन रिन्यूएबल। एक दिन खत्म हो जाएंगे। कोल, पेट्रोल, डीजल खत्म हो जाएंगे। यही रिन्यूएबल जो फॉसिल फ्यूल होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, जो अवशेष होते हैं, ठीक है, जो जानवर मर गए, प्लांट्स मर गए, खत्म, दे आर बरीड। और ये साइकिल चलती है, ये लाखों सालों तक चलती है, तब जाके आपका पेट्रोल और कोल बनता है और उसको निकाला जाता है फिर। ठीक है। अब दिक्कत यह है कि ये एक ना एक दिन तो खत्म हो जाएंगे। स्पेशली जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं वो तो खत्म हो जाएगा। कोल भी खत्म होगा, पेट्रोल भी खत्म होगा। ये लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम के लिए ही है। फिर क्या करोगे? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है ना, 850 करोड़ हम हो गए हैं। सो वी हैव टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन दीज फॉसिल फ्यूल्स, वी हैव टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन दी हाइड्रोकार्बन। और हमको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देखना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस उसमें एक स्टेप है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें न्यूक्लियर पावर मील का पत्थर साबित हो सकती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब अल्टरनेटिव है। वाटर एनर्जी, दीज आर रिन्यूएबल सोर्सेस, क्योंकि आपके पास पानी हमेशा रहेगा, सूरज हमेशा रहेगा। और न्यूक्लियर एनर्जी की सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही कम से आप बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसा। लेकिन बात यह है कि भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इतने हैं नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी के खतरे भी होते हैं। दो तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है। ये न्यूक्लियर एबेटस से रेडिएशन निकलती है। एक न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, आप समझ रहे हो? जैसे कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हुआ, जब भी रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है, जब भी न्यूक्लियर टूटेगा तो उससे 3 रेज निकलेंगी। मतलब जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा उससे 3, अल्फा, बीटा, गामा, है कि नहीं? तो यही रेडियो एक्टिविटी होता है। रेडिएशंस निकलती हैं, जबरदस्त एनर्जी निकलती है। अब जब न्यूक्लियस जो है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तब वो टूटता है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर फेंकता है, ट्रांजिशन होता है। और जब बहुत कम होते हैं तब। तो न्यूक्लियर पावर जो है वो बहुत ही चीप है, बहुत ही क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड इट इज द सेफेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर ये अनकंट्रोल्ड है, अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि मल्टीप्लाई होता रहता है, 1 3 से 3, 3 से 6, 6 से 9, मल्टीप्लाई होता रहता है। न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई होते हैं, जिसकी वजह से रेडिएशन बढ़ता जाता है। और जब तक फ्यूल है तब तक ये मल्टीप्लिकेशन चलेगा, जिसकी वजह से मौतें होती है, जिसको हम एटॉम बॉम्ब कहते हैं, परमाणु बम। परमाणु बम ऐसे ही काम करता है। लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाता है। भारत में भी ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो न्यूक्लियर पावर इज द चीपेस्ट। लेकिन हम इसको निकाले कैसे? ग्लोबल न्यूक्लियर एनर्जी में पता है भारत का कितना कंट्रीब्यूशन है? सिर्फ 1.72%, दैट्स इट। सिर्फ हम 2% के आसपास ग्लोबल कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले तो ये इतनी जरूरी क्यों है? मैंने बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी आती कैसे है। आप एटम्स को स्प्लिट करते हैं, एक रिएक्टर होता है, उसमें एटम्स को स्प्लिट किया जाता है, दैट्स इट।
जैसे यूरेनियम 235 बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है और उससे 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और जबरदस्त एनर्जी निकलती है। यहां पे बड़े बड़े टरबाइन होते हैं, टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब ये टरबाइन में या तो आप पानी भेज दो, पानी से वो बहुत तेजी से घूमेगा, करंट आएगा। विंड भेज दो, कोल हीट से बहुत तेजी से टरबाइन घूमते हैं, करंट आता है। नहीं तो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी को आप स्प्लिट, एटम को आप स्प्लिट कर दो, दैट्स इट। और यहां पे रिएक्टर क्या करेगा, जो हीट है, वाटर आप स्प्लिट करोगे तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में D2O हैवी वाटर यूज होता है ना, वो स्टीम में हैवी D2O तो हालांकि वो मॉडरेटर है। और बेरियम और कैडमियम और बोरॉन रॉड्स कंट्रोलर की तरह यूज करते हैं। बेसिकली हमको मल्टीप्लिकेशन रोकना है। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन क्या होती है, जिसमें मल्टीप्लाई होता रहता है। जब तक फ्यूल रहेगा, जब तक यूरेनियम 235 रहेगा, तब तक वो रेडिएट करता रहेगा और ये बहुत खतरनाक होता है। लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल कर दोगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। उसका मल्टीप्लिकेशन रोकना पड़ता है, तो उसमें मॉडरेटर और कंट्रोलर रॉड्स जो है वो यूज होती हैं। तो हम ये देखते हैं कि वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, जो कि टरबाइन को बहुत तेजी से घुमाएगा, जिसकी वजह से बिजली पैदा होगी। ये चीज है। तो भारत में क्या, पूरी दुनिया में U235 जो है वो यूज होता है, यूरेनियम 235। फिजन रिएक्शन होते हैं, 2 तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, एक न्यूक्लियर फिजन, एक न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन मतलब टूटना, तोड़ना, एक बहुत बड़े एटम को छोटे छोटे एटम्स में स्प्लिट करना। फ्यूजन मतलब छोटे एटम्स का बनना बड़े एटम में। जैसे सूरज, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फ्यूज होके हीलियम मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ये फ्यूजन रिएक्शन है और ये अनकंट्रोल्ड है, बहुत ही खतरनाक। तो न्यूक्लियर पावर जनरेशन में सबसे बड़ी बात है जीरो एमिशन होता है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यूरेनियम 235 को सिंथेसाइज करना बड़ा मुश्किल है। इसका सिंथेसिस में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। और आपके पास क्या इतने न्यूक्लियर रिजर्व्स हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो सबसे बड़ी बात तो है, इसमें कार्बन एमिशन होता ही नहीं, कोई ग्रीन हाउस गैस है नहीं, तो जीरो पोल्यूशन होगा। तो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हर किसी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कर्टेल करना है। अभी COP26 समिट भी चल रही है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जीरो एमिशन 2050 तक भारत को, चाइना को, सबको जीरो एमिशन लाना है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। देन लैंड यूसेज, अमेरिकन सरकार के हिसाब से 1000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट को 360 टाइम ज्यादा विंड फार्म या फिर 75 गुना ज्यादा सोलर प्लांट्स की जरूरत है। तो बड़ी बात यह है कि आपको जमीन चाहिए, ओके, जमीन चाहिए। रिन्यूएबल्स वही है ना कि दे आर अनस्टेबल, लेकिन सोलर, विंड और न्यूक्लियर एनर्जी दे आर स्टेबल। अब एक इसमें चीज और है कि जो सोलर और विंड एनर्जी है उसमें भी आपको फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत पड़ती है। ये एक ड्रॉबैक है इसका, आपको थोड़ा बहुत फॉसिल फ्यूल की जरूरत पड़ेगी ताकि इसको आप पावर दे सके बैकअप के लिए। तो यानी कि सोलर एंड विंड एनर्जी भी कंप्लीटली क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, उसमें भी हम फॉसिल यूज कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ एमिशन हो रहा है। ब्रिटेन ने बहुत बढ़िया काम किया है। 24% जो ब्रिटेन की पावर है वो विंड से आती है, विंड एनर्जी से आती है, ये चीज है। लेकिन अभी इस साल क्या हुआ कि गर्मियों में हवा ही नहीं चली, विंडलेस समर यूके में देखने को मिला, जिसकी वजह से यूरोप में हमको पावर क्राइसिस देखने को मिली, ब्रिटेन में पावर क्राइसिस देखने को मिली, ये चीज है। फिर हम सबको पता है कि इस एमिशन से कितना ज्यादा इकोलॉजिकल डैमेज होता है। ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिट होती है, कितनी सारी बर्ड्स खत्म होती है। आपको बता दूं कि जो विंड टर्बाइंस है अमेरिका में, ये तो फॉसिल फ्यूल की बात है, इकोलॉजिकल विंड टर्बाइंस भी बहुत बड़ी बड़ी विंड टर्बाइंस है ना, तो बर्ड जो है इन टर्बाइन से टकरा जाती है, मर जाती हैं। ऐसा बोला जाता है कि हर साल लगभग 5 लाख चिड़िया जो है मर जाती है इन विंड टर्बाइंस के टकराने से। तो इसीलिए न्यूक्लियर में आपको कोई फॉसिल फ्यूल की जरूरत नहीं है एज अ बैकअप। न्यूक्लियर में बड़ी बड़ी टर्बाइंस नहीं होती, तो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर को आप यूज कर सकते हैं। जर्मनी की हाउस होल्ड सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी जो है
उसमें अच्छा खासा हाइक हमको देखने को मिला। फ्रांस में भी हाइक हमको देखने को मिला। हालांकि पावर जो है फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा चीपर है और क्लीनर है। क्यों आपको पता है? क्योंकि जो देश है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियर एनर्जी। सबसे बड़ी बात कि आपका बिजली का बिल बहुत कम आएगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी पे इतना ज़्यादा खर्चा होता ही नहीं। ये बहुत चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है। 2020 में जो न्यूक्लियर पावर फ्रांस की जो 78% पावर जनरेट हुई वो न्यूक्लियर से हुई। इसीलिए फ्रांस इतना समृद्ध है और वहां पे कोई भी कभी भी उसको पावर क्राइसिस देखने को मिलेगा ही नहीं। ये चीज है। फॉसिल फ्यूल्स खाली फ्रांस में 3%, दे अकाउंट फॉर 3%। तो अगर फ्रांस कर सकता है, जो कि काफी बड़ा देश है, हम क्यों नहीं कर सकते? भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिका के जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हिस्टोरिक इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन की थी। अब भारत में सिर्फ और सिर्फ 3% पावर जो है इट इज जनरेटेड विथ न्यूक्लियर, बाकी 75% वी आर डिपेंडेंट ऑन कोल। तो उतना एमिशन भी होगा। यही चाइना के साथ भी है। सरकार ने 2021 में अभी सितंबर में अनाउंस किया कि हम अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को 3 गुना ज्यादा करेंगे अगले 10 साल में। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी इश्यूज हैं। दूसरा पॉइंट, इश्यूज। सबसे पहले तो बोलना एक अलग बात है, लेकिन भाई पैसा कहां से आएगा? आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए, पब्लिक फंडिंग चाहिए। और न्यूक्लियर पावर में पब्लिक फंडिंग इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम बहुत टाइम से कोल के आदी हो गए हैं, कोयले के आदी हो गए हैं। और कोयले में आपको बहुत सब्सिडीज देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्रॉस सब्सिडीज देखने को मिलेगी। लेकिन ये न्यूक्लियर पावर में नहीं होता, जो कि हमको बहुत कुछ दे सकता है। दिक्कत यही है कि हम देखिए, जो भीड़ से हट के काम करता है ना, वही महान बनता है। रैट रेस में शामिल हो जाओगे तो चूहे ही बन जाओगे। शेर बनना है तो उससे दूर हटो। तो अब हमको रैट रेस में नहीं जाना है। इतने टाइम से हम जो काम कर रहे हैं ना, उससे अलग होना है। उसके बाद जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना चाह रहे थे, उन इन्वेस्टर्स की भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद ग्रास रूट रेजिस्टेंस, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एक तो कुंडनकुलम प्लांट में आपने देखा कि कितने लोग आ गए, कितने लोग आ गए। भाई वेस्टिंगटन हाउस जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा था, और यहां पे कुंडनकुलम में कितने सारे लोग आ गए, प्रोटेस्ट करने लगे कि भाई क्या बना रहे हो, हम यहां पे पावर प्लांट नहीं लगने देंगे, तुम्हारी ही अच्छाई के लिए प्लांट बना रहे हैं। इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। अब ये करते क्या है ना, ये सब लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और इसके बाद भार जो है वो लोगों पे ही आता है। ये चीज है। उसके बाद लैंड, जमीन की सबसे बड़ी दिक्कत। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको अच्छी खासी जमीन की जरूरत पड़ती है। तो लैंड एक्विजिशन और सिलेक्शन ऑफ लोकेशन भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे कुंडनकुलम तमिलनाडु की बात करें या कोवाड़ा आंध्र प्रदेश की बात करें, काफी डिले हुआ है। क्यों? लैंड एक्विजिशन की वजह से। फिर भारत में जो एनर्जी रिजर्व्स हैं, हमारे पास एनर्जी रिजर्व्स तो हैं, लेकिन अभी भी वो प्रॉपर यूटिलाइज्ड नहीं है। अभी भी हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं यूरेनियम, थोरियम। तो हमारे पास क्या चारा है? सबसे पहले तो जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे जो नेचुरल डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम है 70,000 टन और थोरियम के 3,07,000 टन हैं। ये अच्छे खासे हैं, लेकिन हम इसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत जो है अपना यूरेनियम बाहर से मंगाता है, जो कि महंगा भी है और मुश्किल भी है। उसके बाद जो हमारे प्री प्रोजेक्ट इशू है उसको एड्रेस करो। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं दे आर डिलेड, वो लटके हुए हैं, उनको मिनिस्ट्री से क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, तो दिमाग खराब हो रहा है। उसको देखो, तुरंत उसको क्लियर करो। फिर सेफ्टी कंसर्न्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या ये सेफ है। देखिए, लोगों को लगता है कि न्यूक्लियर पावर इज अ वेरी डेंजरस। जैसे फुकुशिमा में आपने देखा, जापान में वो अर्थक्वेक आता रहता जापान में, तो वहां पे एक न्यूक्लियर डिजास्टर का रिस्क था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमको सबको बताना पड़ेगा कि भाई न्यूक्लियर एक्सीडेंट ऐसे नहीं होते हैं, और सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड अप्लाई करते हो तो एक्सीडेंट के चांसेस निल हैं। देन टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, यू हैव टू बूस्ट इंडिया, यू हैव टू। अगर आप टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं दोगे, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की कोई बात ही नहीं करता है, न्यूक्लियर फिजिक्स की कोई बात ही नहीं करता है। ये सब करना पड़ेगा हमको अगर अपने देश को आगे ले जाना है।
राइट। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। और हमारा शानदार बैंकिंग का कोर्स वीडियो ऑन डिमांड ये अवेलेबल है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आपको 450 प्लस घंटे का कंटेंट है, इस नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच।